हेलो एवरीवन, आई एम लवप्रीत। और आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसका सिलेबस एनालिसिस करेंगे अच्छे से। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहना, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिलेगी जो आपने कभी पहले या तो सोची नहीं होगी या कभी इस वे में पढ़ा नहीं होगा। ठीक है। सबसे पहला है हमारा सिविल सर्विसेज के लिए जो सिलेबस दिया गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, वो है डिबाई अक्कल थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। एक बार आप पूरा देख लेंगे। और एक आईएफओएस के लिए सेम सिलेबस है, थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वो यहाँ पे इलेक्ट्रो एनालिटिकल जो टेक्निक्स दी गई है उसमें सिर्फ, अगर यूपीएससी वाले की बात करें तो यहाँ पे एम्फेरोमेट्री दिया हुआ है, लेकिन ये और भी इसमें बहुत कुछ पूछते हैं, जैसे पोलरोग्राफी भी पूछते हैं। ठीक है, वोल्टामेट्री भी पूछते हैं, लेकिन इन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन आईएफएस के सिलेबस में ये मेंशन है। ठीक है, साइक्लिक वोल्टामेट्री और ये सब। तो एक चीज़ ये समझ आती है कि जो आईएफओएस वाला जो सिलेबस है वो थोड़ा एक्सटेंसिव है और अच्छे से दिया गया है यूपीएससी वाले से। और अभी हम देखते हैं जियो केमिस्ट प्रीलिम्स। तो जियो केमिस्ट प्रीलिम्स का अगर सिलेबस देखेंगे तो उसने थोड़ा और सिलेबस को ओपन अप करके और स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज ऐड कर दी है, जैसे सेल कांस्टेंट हो गया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस हो गया, कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस हो गया। ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस के बारे में भी बताया गया है, लेकिन ये हम जनरली अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अगर इनका मेंस का जियो केमिस्ट का सिलेबस देखें, पेपर 2 का जो पार्ट है उसमें भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थोड़ा और बेटर तरीके से सिलेबस को एक्सपेंड किया गया है। और वहाँ पे हम डायरेक्टली बात करते हैं कि सेल का डायग्राम कैसा होगा, आईयूपीएससी का कन्वेंशंस क्या होगा। ठीक है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं और नट्स इक्वेशन और ये सब। ठीक है। तो इससे एक चीज़ पता लग रही है कि हमें जो सिलेबस सीएससी में और आईएफओएस में दिया है, और वही अगर टॉपिक जो है जियो केमिस्ट में भी दिया है, तो एक बार जियो केमिस्ट का जो सिलेबस होता है उसको देखना ज़रूरी है। ये जो मैंने लिख के दिया है कि ये जो आईएफएस में, सॉरी सीएससी में जो ये वाला टॉपिक है, ये हम एटकिंस की बुक से डायरेक्टली इन्होंने पिकअप किया है। अगर वहाँ देखोगे क्लियरली यही इसी हेडिंग के बेसिस पे जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर होगा उसमें इसी हेडिंग के बेसिस पे पूरा एक्सप्लेनेशन किया गया है। ठीक है। और ये जनरली आपको नोट्स में अच्छे से नहीं मिलता है, तो आप क्या करेंगे, इसको एटकिंस की मैं बताऊंगा कि 8th एडिशन पढ़ सकते हो या 11th एडिशन, कोई भी जो आपको ठीक लगे। दोनों में अच्छे से दिया हुआ है। वहाँ पे क्या करना है, खुद के थोड़े अच्छे से नोट्स बना लेने हैं इससे। चलो अब हम करते हैं माइक्रो एनालिसिस पूरे सिलेबस का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। ठीक है। तो पहला हमारा जो टॉपिक आता है वो हम किसी भी चैप्टर को करने से पहले बेसिक्स पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेसिक्स में क्या क्या चीज़ है कि हमें सबसे पहले सेल का पता होना चाहिए, सेल क्या होता है, केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनमें क्या डिफरेंस है, और जो सेल है वो उसका फंक्शन क्या है। फिर आता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमारे पास दो टाइप के सेल होते हैं, डेनियल सेल होता है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है। डेनियल सेल के एग्जांपल में देखें तो हम जनरली गैल्वेनिक सेल बोल देते हैं उसको, या वोल्टिक सेल भी बोलते हैं, लेकिन जनरली हम गैल्वेनिक सेल ही यूज़ करते हैं। एक हमें जो क्वेश्चन जो है पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि गैल्वेनिक सेल और कंसंट्रेशन सेल जो होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है। आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कितने टाइप के होते हैं और ये सब कुछ। फिर एक हमारा जो इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर का यूज क्या है, ठीक है, ये पता होना चाहिए, ये इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। वोल्ट मीटर में भी हमें पता होना चाहिए वोल्ट मीटर होता क्या है, इसके यूज क्या है, जियो केमिस्ट में पूछा गया है 2021 में। ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि पोटेंशियल और वोल्टेज क्या ये सेम चीज़ें हैं, क्या ये डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। इसके बाद पोटेंशियल में हमारे देश से देखा जाए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल, तो ये डिफरेंट होते हैं, तो इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल। तो जो सेल पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल होता है, क्या वो डिफरेंट होते हैं या सेम होते हैं। ऐसा क्वेश्चन जियो केमिस्ट 2020 में पूछा गया था। फिर हमारा जो केमिस्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम एक्टिविटीज कंसेप्ट यूज करते हैं, तो एक्टिविटी और कंसंट्रेशन ये आपस में किस टाइप से डिफरेंट है, और हम क्यों एक्टिविटी वाला कंसेप्ट यूज करते हैं कंसंट्रेशन को छोड़ के। तो इसके रीजनिंग जो है वो हमें पता होनी चाहिए। फिर
कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है, कब किस को कैथोड बोलेंगे, कब किसको एनोड बोलेंगे। तो ये क्लियर होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि कैथोड और एनोड डिसाइड करने में। और जब हम आगे पढ़ेंगे नेट सेल रिएक्शन, उसमें वहाँ पे ये बहुत काम आता है। वहाँ पे किस पे ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, एनोड होगा कैथोड होगा। तो ये थोड़ा ज़रूर आपको पता होना चाहिए। फिर इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स के टाइप्स कि कितने टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं। फिर उसमें इनर्ट इलेक्ट्रोड्स की बात होती है। जैसे अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो इनर्ट इलेक्ट्रॉन वहाँ पे गोल्ड और प्लेटिनम। क्यों? क्योंकि ये जो मेटल्स होते हैं ये इनर्ट होते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड का कंसेप्ट क्या है। इसके बाद अगर हम देखें तो एक होता है हमारा ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो एक होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन। ये क्या होते हैं। फिर एक रेडॉक्स रिएक्शन भी होती है, जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, रिडक्शन रिएक्शन होती है। इन दोनों को मिला के बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो एक रेडॉक्स पोटेंशियल भी वर्ड होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए कि वो बेसिक पता होना चाहिए। इनमें ज़्यादा मतलब पूछेंगे नहीं, ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं, जैसे गैल्वेनिक सेल और कंसंट्रेशन सेल में डिफरेंस क्या है वो पूछ लेंगे। फिर पोटेंशियल होता है तो पोटेंशियल में इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपको चार्ज का कंसेप्ट, आयन और सॉल्यूशन, इनका कंसेप्ट पता होना चाहिए। सॉल्यूशन में भी कि अगर हम कभी बोल दें क्वेश्चन में आ जाए कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो उसका मतलब समझ में आना चाहिए। कभी बोल दे ये कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, कभी बोल दे कि एक्वस सॉल्यूशन है, कभी ये आयंस को एक्वस फॉर्म में दिखाया जाता है। तो इसका मतलब पता होना चाहिए कि कब कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है जब आप सेल का डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। और जो कंसंट्रेशन होती है वो किस किस फॉर्म में हमें दी जा सकती है, मोलैलिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ऐसे करके, ठीक है। एक होता है हमारा कंसेप्ट ऑफ ईएमएफ, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसको फोर्स क्यों बोलते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंसेप्चुअल जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको बहुत ही बेसिक से पूछा जाएगा। फिर इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से हैं, उनके एग्जाम्पल पता होने चाहिए, कैसे उनको यूज करना है, कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो ये कंसेप्ट जो इलेक्ट्रोलाइट का, ये होता है क्या इलेक्ट्रोलाइट, वो पता होना चाहिए। इसी में आगे देखोगे तो डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है, एक डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा का भी एक आएगा मेंशन। तो वो भी पता होना चाहिए कि डिसोसिएशन कांस्टेंट कब यूज करना है कब नहीं करना है, क्या कंसेप्ट है, किसके लिए यूज करते हैं। फिर हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम काफ़ी चीज़ें यूज करते हैं, पोटेंशियल यूज करते हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन यूज करते हैं, ऐसे टर्म्स यूज करते हैं। तो वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, क्या वो इंट्रेंसिक है, क्या वो एक्सट्रेंसिक है, ठीक है। ये मुझे लगता है कि आ सकता है क्वेश्चन। ये अभी सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात नहीं हो रही, ओवरऑल केमिस्ट्री में हमें पता होना चाहिए कि वॉल्यूम क्या है, प्रेशर क्या है, डेंसिटी क्या है, ये इंट्रिंसिक है या एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ है, ये क्या कंसेप्ट होते हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। ये काफ़ी टाइम से मुझे लगता है कि क्वेश्चन पेंडिंग है। कभी भी 4 से 5 क्वांटिटीज़ दी जाएगी आपको, फिजिकल क्वांटिटीज़ जो केमिस्ट्री में यूज़ होती है, उनके बारे में पूछ लिया जाएगा कि ये इंट्रेंसिक है या एक्सट्रेंसिक है, और उसका रीजनिंग के साथ पूछ सकते हैं। फिर एक कंसेप्ट आता है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। जैसे अगर हम कॉपर 2+ का देखें तो कॉपर प्लस में और कॉपर 0 में, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें एक ही जो एलिमेंट होता है उसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, ठीक है, यहाँ पे कॉपर प्लस कर लेना, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को जो है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस, ये क्या होती है, इसका कंसेप्ट क्या होता है, कहाँ यूज हो सकता है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और फिर आता है हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन। करेक्ट सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है वो पता होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि सेल को रिप्रेजेंट करने में जो हम चीज़ें यूज करते हैं कि ये जो बाउंड्री हम यूज कर रहे हैं, डबल बाउंड्री यूज कर रहे हैं, इनका मतलब क्या है, ये गलतियाँ क्या है काफ़ी लोग करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन जब हम सेल डायग्राम बनाते हैं तो उसमें ये जो सेल का रिप्रेजेंटेशन है ये काफ़ी मायने रखता है। और इसमें जो IUPAC का कन्वेंशन है और उसका जो नोटेशंस यूज़ होते हैं वो पता होना चाहिए, क्योंकि UPSC ने एक बार 2019 में यही पूछ लिया था कि आप AgCl मान लो है तो इसका Ag+ और Cl- इसका एक बता दिया, एक सेल बना के दे दिया। अब इसका बोला कि अब डायग्राम बना के बताओ। अब उसमें क्या होता है कि हमें इलेक्ट्रोड को
डिसाइड करना होता है कि इलेक्ट्रोड कौन सा होगा, फिर कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, एनोड पे क्या होगी, ओवरऑल रिएक्शन कैसी होगी, सेल का डायग्राम बनेगा तो कैसा बनेगा, क्या वो सिंगल इलेक्ट्रोड डायग्राम है, ऐसा कुछ जो है कंसेप्चुअल जो चीज़ है वो पूछी जाती है इसमें। फिर आता है रिलेशन बिटवीन वोल्टेज, ठीक है, करंट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर। ये वाला जो कंसेप्ट है ये जो फिजिक्स से आया है, लेकिन इसका हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी बार यूज़ होगा। ये रेजिस्टेंस जब हम कंडक्टेंस मेज़र करेंगे वहाँ पे भी रेजिस्टेंस का कंसेप्ट आएगा, जब हम फेराडे लॉ पढ़ेंगे वहाँ पे करंट का कंसेप्ट आएगा। तो ये जो चीज़ें हैं और इनका इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स की वोल्टेज है उसको हम कैसे अलग अलग चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इनका वोल्टेज का और क्या क्या यूनिट्स हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे हमें जैसे करंट होता है तो एम्पियर में मेजर होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस होता है ओम में मेजर होता है। तो ये जो चीज़ें हैं इनके इंटर कन्वर्जन्स पता होने चाहिए कि कौन सी यूनिट दी गई होगी तो कौन सा कैसे करना है, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट इसमें कैसे कन्वर्जन्स होते हैं। फिर एक जो बहुत बेसिक कंसेप्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, काफ़ी लोग ये मिस आउट करते हैं क्योंकि ये जेई के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो बीएससी एमएससी वाले हैं वो भी ठीक है पढ़ लेते हैं, लेकिन जो इंजीनियरिंग वाले होते हैं वो थोड़ा इस कंसेप्ट को मिस आउट कर जाते हैं कि मोल कंसेप्ट होता है क्या है। जिन्होंने जेई में अगर पढ़ा होगा वो थोड़ा बहुत याद करके वापस रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा उनके लिए थोड़ा बहुत ये दिक्कत करता है क्योंकि इससे काफ़ी सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें इसकी हेल्प ली जाती है। इसमें हमें मोल का कंसेप्ट पता होना चाहिए, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है, ग्राम इक्विवेलेंट का कंसेप्ट क्या है। और उसके बाद हमारे पास ना ये कभी कभी क्वेश्चंस में दिया होता है W/W परसेंटेज, V/V परसेंटेज, W/V परसेंटेज या V/W परसेंटेज। ये लोगों को परसेंटेज पता नहीं होते, तो इसमें हमेशा याद रखना, ठीक है, सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट, यही एक सिंपल सा फंडा होता है इसमें कि सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का W/W होगा ये, या V/V जो भी दिया होगा। ऊपर जो है सॉल्यूट रहेगा, नीचे सॉल्यूशन रहे सॉल्वेंट रहेगा, ठीक है। फिर इसमें जो कंसेप्ट आता है मोलर मास का और मोलर वॉल्यूम का वर्सेस एटॉमिक मास और एटॉमिक मास, तो ये पता होना चाहिए कब एटॉमिक मास लेना है कब मोलर मास लेना है, ठीक है। फिर इसमें मोल फ्रैक्शन का भी एक कंसेप्ट आता है, ठीक है, जो हम जनरली जो है जो राउल्ट्स का लॉ होता है, ठीक है, सॉल्यूशंस में उसमें इसको जनरली ज़्यादा यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे भी आपको ये पता होना चाहिए। फिर आता है कंसेप्ट ऑफ एसटीपी, ये क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इसमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर या एक और होता है एनटीपी, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कब कितना परसेंटेज का जो है लेना होता है। और एक जो है ये भी काफ़ी लोग मिस आउट करते हैं कि स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस जो यूज़ होते हैं और उनकी वैल्यूज़ क्या होती है, डेसीमीटर क्या होता है, ठीक है, फिर सेंटीमीटर क्या होता है, फिर मिलीमीटर क्या होता है, तो इनके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि सीएससी 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था जहाँ पे डेसीमोलर वर्ड यूज़ किया गया था। अगर आपको ये डेसीमोलर में डेसी का मतलब नहीं पता है तो आप क्या करोगे, इसको कुछ भी लिख के आ जाओगे, या फिर आप जो है क्वेश्चन में इसको यूज ही नहीं कर पाओगे सही से। तो ऐसी चीज़ें स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस, पिकोमीटर क्या होता है, फेम्टोमीटर क्या होता है, नैनोमीटर क्या होता है, ठीक है, उसी के अगेंस्ट में देखोगे तो माइक्रो, ठीक है, ये वाली चीज़ें जो है सब पता होनी चाहिए। प्लस में जो वैल्यूज़ होती है उनको कैसे करते हैं, ठीक है, जो नेगेटिव में वैल्यूज़ होती है 10 की पावर में उनको कैसे क्या वर्ड यूज़ करते हैं, प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, वो पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारा कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रोलिसिस का। इसमें क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ये कंसेप्ट क्या होता है और फेराडे के दोनों लॉ, ठीक है, फेराडे का फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसके बाद एक फेराडे की वैल्यू, यहाँ पे क्या है बहुत लोग गलतियाँ करते हैं न्यूमेरिकल करते टाइम, उसमें जो आपका आंसर होता है यूपीएससी में वो बहुत वेरी कर जाएगा। यूज क्या करना है, वो वैल्यू यूज करनी है, आइदर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दिखा दिया हुआ 1F=96500 यूज करना है या 96485 यूज करना है। लेकिन अगर आपको वो क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो हमें सबको पता होगा कि जो हमें ऑफिशियल यूपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर मिलता है उसमें स्टार्टिंग में कुछ कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू लिखी होती है, तो वो जो वहाँ पे वैल्यूज़ लिखी गई है वो बहुत लोग क्या है कि कभी देखते ही नहीं है उनको, डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर पे जाते हैं, अटेम्प्ट करने लग जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं कि
9650, अगर उन्होंने 500 वाली वैल्यू याद कर रखी है तो वो लिख लेंगे, अदरवाइज 96485 वाली। आपको जो क्वेश्चन में अगर दी हुई है तब तो वो की वही यूज करनी है। अगर क्वेश्चन में नहीं दी है तो आपको जाके ढूंढना है कि स्टैंडर्ड कॉन्स्टेंट्स की कुछ वैल्यू जो है वो क्वेश्चन पेपर में स्टार्टिंग में दी गई है क्या। अगर वो दी गई है तो आपको वही यूज करना है, और कोई भी वैल्यू जो आपने यूज कर रखी है या सोच रखी है वो यूज नहीं करनी है। अदरवाइज आपका जो आंसर फाइनल आंसर होगा वो जो एग्जामिनर के पास कॉपी रखी होगी या फिर जो एग्जामिनर के पास मॉडल या की आंसर होगा उससे वे मतलब मैच नहीं करेगा। मैच नहीं करने का इसका रीज़न यही हो जाएगा कि एग्जामिनर आपका थोड़ा बहुत मार्क्स कट कर सकता है, ज़रूरी नहीं है बट चांसेस हैं कि अगर वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हुआ कि ऑलरेडी आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है, अगर फिर भी आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली हमारे मार्क्स कट कर देगा। फिर हमारा आता है ये भी पता होना चाहिए कि हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट, कि अगर मेरा कोई एक सेल रिएक्शन हो रखा है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पास हुए हैं, तो उसके बेसिस पे मेरे को कितने फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हुई है वो कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर ये नहीं आता तो फिर क्या होगा, आप कुछ भी जो एक और चीज़ है इसमें, आपको बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखना आना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आपके जो है इलेक्ट्रॉन काउंट्स जो होंगे ना वो गलत होंगे और इससे आपके न्यूमेरिकल्स पे पूरा इफेक्ट पड़ेगा। फिर इस पे जो आता है क्वेश्चन वो न्यूमेरिकल्स आते हैं, डेफिनेटली इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल्स ही आते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस के टाइम में चाहे आप किसी बुक से करें या पीवाईक्यू से, इन बातों को हमेशा दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है कि यह कैसे कैलकुलेट होता है। फिर हमारा जो एक्चुअल अगर हम बोले कि सिलेबस जो है उसमें स्टार्ट होता है पार्ट, अगर मैं पार्ट ए बोलूँ इसको, ठीक है, इसमें हम बोलेंगे कंडक्टेंस, ठीक है। कंडक्टेंस के बारे में हमें पता है ये इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस होता है, और कंडक्टेंस के बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। कंडक्टेंस जानने से पहले हमें पहले रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस का क्या है, इसको आर से डिनोट करते हैं, ओम इसकी यूनिट होती है और सिंबल ये होता है। फिर इसकी एसआई यूनिट्स और क्या क्या होती है, कैसे मेज़र किया जाता है। जनरली ये क्या है, मेज़र करने वाला जो पार्ट है, आपने व्हीट स्टोन ब्रिज अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा हो तो यहाँ एक मान लो R1 है, R2 है, R3 है, ठीक है, और यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क है, इसका हमें अगर रेजिस्टेंस पता करना है तो ऐसे व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज करते हैं, ठीक है। तो आप अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत आई थिंक इसका दिया हुआ है, अदरवाइज ये पार्ट ऑफ फिजिक्स है। आप इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला याद करो रेजिस्टेंस का, ठीक है, और इसके बाद जो है रजिस्टेंस से ही निकल के आता है कंडक्टेंस, ठीक है। तो कंडक्टेंस के बारे में आपको कंडक्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और जो हमें पता है कि जब हम क्वेश्चंस में कभी कभी देखते हैं कि डायरेक्टली स्पेसिफिक कंडक्टेंस वर्ड यूज कर लेते हैं, और इसके लिए जो IUPAC रिकमेंडेड वर्ड है वो है कंडक्टिविटी। तो हम क्या करेंगे, ज़्यादातर कंडक्टिविटी का ही फॉलो करने की कोशिश करना, लेकिन ये पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस को ही कंडक्टिविटी बोलते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये डायरेक्टली स्पेसिफिक कंडक्टेंस वर्ड यूज़ कर देते हैं। क्योंकि पुरानी जो बुक्स होती है, अगर मान लो उन्होंने वहाँ से न्यूमेरिकल पिक किया है तो वो ये वाला जो है डायरेक्टली वर्ड्स भी चेंज नहीं करते और यही वाला पूछ लेते हैं। फिर हमें कंडक्टेंस का मीनिंग पता होना चाहिए, कितने टाइप का होता है। तो इसमें इलेक्ट्रिकल और आयोनिक होता है। इलेक्ट्रिकल जो होता है वो मेटल्स के लिए होता है और आयोनिक जो होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ऐसे करके आगे आता है हमारा कंसेप्ट ऑफ सेल कांस्टेंट, और इसको मेजर कैसे किया जाता है। और फिर आता है कंसेप्ट ऑफ कंडक्टिविटी शेल। ये जो कंसेप्ट्स हैं ये सब पता होने चाहिए। कंडक्टिविटी शेल किसे कहते हैं, सेल कांस्टेंट क्या है, और इनका क्या है इंटरलिंकेजेस। फिर इसमें कंडक्टिविटी सेल में ये कंसेप्ट आता है मोलर कंडक्टिविटी का, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसकी जो डायमेंशंस होती है वो क्या होती है, इसका यूनिट क्या होता है, ये पता होना चाहिए। और एक जो कंसेप्ट होता है वॉन्ट ऑफ फैक्टर का, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, ये पता होना चाहिए। ये आप जनरली देखोगे तो डिसोसिएशन जो कांस्टेंट होता है उससे रिलेट करके वांट ऑफ फैक्टर दिया जाता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इसके बारे में पता होना चाहिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। फिर हमारे पास आता है इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी, और इनमें क्या डिफरेंसेस है, इनके बीच में क्या रिलेशन है, क्योंकि डायरेक्टली न्यूमेरिकल आता है तो आप इनको देख सकते हो यहाँ पे। फिर रिलेशन आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ मोलर कंडक्टेंस के बीच में या मोलर कंडक्टिविटी के बीच में।
इनके बीच में जो रिलेशन है फॉर्मूला याद होना चाहिए। फिर कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है कि कैसे जो स्पेसिफिक और मोलर कंडक्टेंस है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, और इसको कंसंट्रेशन डिपेंडेंस ऑफ कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। इसमें क्या हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या कंसेप्ट है। फिर इसका एक जो डायग्राम होता है वो पता होना चाहिए कि उसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ है वो कैसा जा रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कैसे जा रहा है। इसी में एक ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ होता है जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए यूज़ होता है। तो स्ट्रॉन्ग और वीक में डिफरेंसेस क्या है, डायग्राम जो है उसमें स्ट्रॉन्ग का कैसे आता है, वीक का कैसे आता है, तो ये थोड़ा बहुत इसका आइडिया होना चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो है थ्योरी का क्वेश्चन बनता है। न्यूमेरिकल इसमें कुछ है नहीं, थ्योरी में कुछ भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके पूछा जा सकता है। फिर यहाँ पे एक डिसोसिएशन कांस्टेंट और केपी, ये आई थिंक एक बार पूछा था PCl5 के केस में, कुछ मुझे आई एफ एस में आया था ये। तो PCl5 के केस में केपी और डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालने का क्वेश्चन आया था। अब आता है ऐसा टॉपिक जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डी बाई हकल वाला और डी बाई हकल ऑन सेगर वाला थ्योरी। इसको जो है यूपीएससी में क्या है ना, कभी कभी डी बाई हकल भी लिख के दे देते हैं, कभी डी बाई हकल ऑन सेगर भी लिख के दे देते हैं। तो ये ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है, इसमें डिफरेंस बस यही है कि 2-3 सालों में जो है जो एक और साइंटिस्ट ऐड हो गए थे, तो उन्होंने कंसेप्ट को थोड़ा और आगे लेके गए थे। जैसे IFS 2021 में ये एक बार पूछा गया है, और ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए यूज़ होता है। फिर इसमें काफ़ी सारे जो है डिफरेंट फोर्सेस जो है अप्लाई होते हैं स्पीड को मेजर करने के लिए, जो अफेक्ट करते हैं स्पीड को। उसमें हमारा जैसे आयन पेयर फॉर्मेशन हो गया, एसिमेट्रिक इफेक्ट हो गया, और इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट हो गया। तो इसमें क्या होता है कि जैसे एक बार IAS में क्वेश्चन पूछा गया था, वही अगर उसी साल जो है IFS में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया कि जो फोर्सेस होते हैं जो अफेक्ट करते हैं उनके नाम क्या क्या है, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया ना था ना, उसमें ये वर्ड्स भी लिखा हुआ था कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे जो स्पीड ऑफ आयंस है वो कैसे डिफरेंट फोर्सेस उसको अफेक्ट करते हैं। एसिमेट्रिक इफेक्ट होता है, इसी में एक कंसेप्ट आता है आयोनिक एटमॉस्फेयर का। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज आयोनिक एटमॉस्फेयर और हाउ टू एलिमिनेट इट। तो ये आप पढ़ सकते हैं, मेरे PYQ सॉल्यूशंस में दिया है, अदरवाइज आप इसको एक बार नोट्स से पढ़ लेना, नोट्स में नहीं तो PYQ सॉल्यूशन में तो पूरा अच्छे से दिया हुआ है। फिर एक डी बाई हकल की ऑनसेंगर इक्वेशन, उसको आपको क्लियरली मगअप करना है, कोई ऑप्शन नहीं है उसमें, क्योंकि वो एक इक्वेशन है, थोड़ी हार्ड इक्वेशन है, तो उसको बार बार लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसमें क्या क्या ग्राफ्स बनते हैं, ठीक है, उन ग्राफ्स पे क्या क्या वैल्यूज़ हम पुटअप कर सकते हैं, वो वाला आ जाएगा। H2O के लिए ये जो रिएक्शन इक्वेशन होती है वो थोड़ी चेंज हो जाती है, तो वो जो चेंज्ड इक्वेशन है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, उसका फॉर्म क्या है, उसका मैथमेटिकल जो है फॉर्म क्या है। और व्हेन एंड वाई दिस थ्योरी फेल्स, कब ये थ्योरी फेल हो जाती है, क्यों हो जाती है, उसको हम लिमिटेशंस में भी बोल सकते हैं। IFS 2014 में एक बार पूछा गया है। फिर आता है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो जो हमने कोलराउस का लॉ पढ़ा है उसमें क्या होता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन ये कंसेप्ट क्या है, फिर कितने टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट्स में हमने देखा कि पहले हम बोल रहे थे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, अभी हम देख सकते हैं कि यूनिवैलेंट और यूनी डाईवैलेंट, ठीक है। ऐसे वाले इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं NaCl की बात करूं तो ये यूनिवैलेंट हो गया, ZnCl की बात करूं ये तो ये यूनी और डाईवैलेंट हो गया। इसी में कंसेप्ट आता है स्टाइक्योमेट्रिक का, कि यही जो है कि ये Zn है, ये Cl माइनस है, तो इसकी स्टाइक्योमेट्री जो है अलग अलग है। तो ये कंसेप्ट आपको थोड़ा सॉलिड स्टेट में भी आप देखोगे तो ये यूज़ होता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप इसको पढ़ते हो, लेकिन थोड़ा और इसको एक बार देख लेना, नॉन स्टाइक्योमेट्री और स्टाइक्योमेट्री वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप स्टार मार्क लगा लेना। कॉमन नेम्स जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के वो पता होने चाहिए, कि पोटास Lm है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। अगर आपको फॉर्मूला पता ही नहीं होगा तो आप इसमें क्या है कि जो न्यूमेरिकल जो दिया जाएगा उसमें आप ये चीज़ें निकाल ही नहीं पाओगे। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड क्या होता है, फेरोफेरिसाइनेट क्या होता है, साइनाइड क्या होता है, ऐसे और भी है। इनऑर्गेनिक में आप जाओगे तो आपको कुछ बहुत सारे कॉमन नेमिंग मिलेंगे,
तो आप चाहे एनसीईआरटी से कर लो, और या फिर आप कहीं पे भी एक बार इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का किसी भी आईआईटी जेई की बुक होती है, वहाँ से ये चीज़ कर लेना कि कुछ कॉमन नेमिंग वाले आपको फॉर्मूले लिख के, कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, सॉल्ट्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं, तो वो सब आपके पास लिखे हुए होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए। फिर इसमें एक आता है कैलकुलेशन ऑफ पीएच, ठीक है, तो वहाँ से ज़्यादातर न्यूमेरिकल आते हैं। एक कंसेप्ट है आयोनिक मोबिलिटी। आयोनिक मोबिलिटी में डायरेक्टली पूछते हैं डिफाइन आयोनिक मोबिलिटी, क्या इसका फॉर्मूला है, एसआई यूनिट क्या है। इसका रिलेशन पूछा जाता है इक्विवेलेंट कंडक्शन से, कि इक्विवेलेंट कंडक्शन से ये कैसे रिलेटेड है। और या फिर इसका रिलेशन पूछा जाता है पोटेंशियल जो ग्रेडियंट होता है, इसको हम डेल्टा साई से डिनोट करते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। प्लस इसका रिलेशन आयन साइज से क्या होता है। और एक आयोनिक मोबिलिटी में हमारे H प्लस आयन की मोबिलिटी के लिए एक ग्रोथस मैकेनिज्म होता है, तो वो ग्रोथस मैकेनिज्म क्या है, वो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली मुझे लगता है ये वाला अभी पूछा नहीं गया है, ग्रोथस मैकेनिज्म पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो ये पूछा जाने का चांसेस थोड़े ज़्यादा है। फिर टेम्परेचर एंड प्रेशर डिपेंडेंस ऑफ आयोनिक कंडक्टेंस, ये जनरली प्रेशर पे तो एक सिंपल एक लाइन का है कि इसको हम मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन टेम्परेचर डिपेंडेंस वाला है तो उसमें आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ आयोनिक कंडक्टेंस होता क्या है, कैसे डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। फिर हमारे एक और अच्छा कंसेप्ट आता है, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ से भी आते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट नंबर। इसमें क्या है, काफ़ी सारी गलतियाँ होती है। गलतियाँ होने का रीज़न ये है कि मोल कंसेप्ट नहीं आता लोगों को, ठीक है। फेराडे लॉ और ट्रांसपोर्ट नंबर, इन सब में जो दिक्कतें हैं वो यही है कि मोल कंसेप्ट आपका थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट नंबर का क्लियरली डेफिनेशन पूछा जाता है, फॉर्मूला, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स में तो होता ही है, इसका रिलेशन भी है एक आयोनिक मोबिलिटी के साथ, तो आयोनिक मोबिलिटी का आपको न्यूमेरिकल में वैल्यू दिया जाएगा और उसके बेसिस पे आपको ट्रांसपोर्ट नंबर पूछा जाएगा। इसमें फिर ट्रांसपोर्ट नंबर को मेजर करने के मेथड्स होते हैं। हिट ऑफ का मेथड होता है, तो ये कंसेप्ट क्या है हिट ऑफ वाला, इसमें क्या फॉर्मूला है, और न्यूमेरिकल्स कुछ न्यूमेरिकल होते हैं वो सॉल्व कर लेना। ये मैं बोलूँगा इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये जो मेथड्स है ना, मूविंग बाउंड्री मेथड और हिट ऑफ मेथड, इसमें क्या होता है ना कि थोड़ा आंसर जो है लोगों का गलत होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी कैलकुलेशंस आती है। एक बार आपको मोल एटॉमिक मास मास यूज करना है या मोलर मास यूज करना है, फिर उसको डिवाइड करना है काफ़ी सारा, तो वो कंसेप्ट जो है उसमें कहीं ना कहीं मोल का कंसेप्ट भी आता है, ग्राम इक्विवेलेंट का भी आता है, तो ऐसे करके काफ़ी सारा जो है मतलब सोचना पड़ता है, तो इसमें चांसेस होते हैं कि लोग गलत कर देते हैं। फिर इसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है वो पता होना चाहिए, कैसे एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया जाता है, क्लियर प्रॉपर डायग्राम आपको पता होना चाहिए कैसे डायग्राम बनता है और इसमें लिमिटेशंस क्या क्या है। फिर मूविंग बाउंड्री मेथड है, उससे भी हम ट्रांसपोर्ट नंबर निकालते हैं, तो वो उसका कंसेप्ट क्या है। न्यूमेरिकल्स उसमें भी पूछे जाते हैं, और इसमें एक हम फंक्शन पूछते हैं इंडिकेटर या सेकेंडरी इलेक्ट्रोलाइट का। तो ये जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट है ये होता क्या है, प्लस इसका फंक्शन क्या होता है, वो पूछा जाता है, ठीक है। आगे आता है अपना एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्टेंस मेजरमेंट, तो ये जनरली सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी से पूछे जाते हैं, एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट ये निकालने के लिए। इसमें क्या और भी क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं कि एक्टिविटी और कंसंट्रेशन में डिफरेंस क्या है। इसमें फिर इनका मीन निकाल के मीन आयोनिक एक्टिविटी और मीन आयोनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट पूछा जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, ये भी आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इसमें भी आपको जो इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं उनका फॉर्मूला ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, आपको जो जेड की वैल्यू निकालने में, ठीक है, जेड प्लस जेड माइनस की, वहाँ दिक्कत आएगी इसमें, ठीक है। इसमें फिर इसकी यूनिट्स क्या होती है और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट का। फिर इसमें आता है न्यूमेरिकल्स, मैंने बता ही दिया सबसे ज़्यादा इसमें न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। आयोनिक एक्टिविटी, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, फिर फॉर्मूला और न्यूमेरिकल्स। ये एक चीज़ मैं नोट करने के लिए आपको बोलूँगा कि जब भी आयोनिक एक्टिविटी पे कोई क्वेश्चन आता है, तो अगर उसमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया है कि आपको कंप्लीट आयोनाइजेशन एज्यूम करना है, तो आप जो स्टार्ट करोगे अपना आंसर वहाँ क्लियरली लिखोगे एज्यूमिंग कंप्लीट आयोनाइजेशन,
अदरवाइज आपका जो है वो आंसर दिख जाएगा, सही है सब कुछ है, लेकिन उसमें एक ही जो कमी होती है वो ये होती है कि हम एक एजम्पशन लेके चलते हैं, तभी वो न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। ये अगर आप लिख के आओगे एग्जामिनर को पहला ही अगर पढ़ते ही अगर आपको ये वाला वर्ड दिखेगा, तो मेरा मेरा ये मानना है कि वो हाफ मार्क्स दे सकता है एक्स्ट्रा, सिर्फ इतना सा मतलब लिखने के लिए। फिर आता है इसमें डबल डी बाई अक्कल लिमिटिंग लॉ, DHLL, ठीक है। इसका डेरिवेशन नहीं पूछा गया है क्योंकि थोड़ा लेंदी है। कुछ सोर्सेज है जहाँ पे थोड़ा मतलब 1.5-2 पेज में ये कर रखा है डेरिवेशन। आई थिंक उसका मैंने PDF शेयर किया होगा ग्रुप पे, तो वो आप देख लेना, ठीक है। नहीं तो ये दलाल इंस्टीट्यूट का PDF है, गूगल से मिल जाएगा। उसमें थोड़ा लेंदी डेरिवेशन है। अभी तक पूछा नहीं गया है इसका डेरिवेशन क्योंकि ये थोड़ा लेंदी डेरिवेशन है, तो जनरली इसको अवॉइड किया जाता है। अगर पूछा भी जाएगा तो 15 से 20 मार्क के क्वेश्चन पे में ही पूछा जाएगा, उससे कम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें और भी चीज़ें होती है। जैसे कि इसकी इक्वेशन क्या होगी, उसका मीनिंग जो ईच टर्म्स उसमें इक्वेशन में है उसका मीनिंग पूछा जाता है डायरेक्टली, क्योंकि वो है ही इतना लेंदी लिखने में कि वो आपका 5 मिनट ले लेगा। 5 मिनट ले लेगा तो ये 5 नंबर का तो यही पूछ लिया जाता है। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको लिमिटिंग लॉ क्यों कहते हैं। फिर एक बार पूछा गया था, ठीक है, अगर मैं देखो यहाँ पे बता दूँ, ठीक है, ये वाला आइथ स्पेसीज के लिए पूछा गया था। ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये आइथ स्पीसीज होती क्या है। तो कुछ नहीं होता। हम जनरली कभी भी कोई भी इक्वेशन को डेराइव करते हैं तो हम कभी कभी लिखते नहीं है, जैसे साई एन लिखते हैं, तो साई एन के लिए वो √2/L साइन एन एक्स एन पाई एक्स बाई एल। तो ये जो एन की वैल्यू होती है ये कुछ भी हो सकती है ना, ऐसे ही इसमें भी आई की वैल्यू जो है कुछ भी हो सकती है, लेकिन कन्फ्यूजन कर सकता है। आई थिंक एक बार डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछा था कि आइथ स्पीसीज के लिए डेराइव करो। अब नहीं समझ आएगा कि यार ये आइथ स्पीसीज क्या आ गई, कैसे आ गई, तो कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इनमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है। फिर इसका लिमिटेशन पूछे जाते हैं, लिमिटिंग लॉ ही बोलते हैं इसको, तो इसको लिमिटेशन पूछी जाती है। ग्राफ्स भी पूछे जाते हैं कि ग्राफ्स जो है वो बना के बताओ कि इसका कैसे बनेगा। न्यूमेरिकल भी आते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं, इस पर डायरेक्टली न्यूमेरिकल पूछा जाता है। और एक इसमें कोई कांस्टेंट होता है अपना ए, ठीक है, तो उस ए कांस्टेंट के बारे में पूछा जाता है कि ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। आगे चल के देखोगे तो DHLL, ठीक है, ये मेरे नोट्स में ये चीज़ें नहीं मिलेगी आपको जो मैं आगे बता रहा हूँ। ये जो है ब्रोस्टेंड बिजोरम इक्वेशन करके है। ये IFS में एक बार 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें बोला गया था सो दैट रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आयोनिक स्ट्रेंथ इफ वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज न्यूट्रल मॉलिक्यूल। एक बार और इसको थोड़ा हल्का सा वेरी करके इन्फ्लुएंस ऑफ आयोनिक स्ट्रेंथ ऑन रेट कांस्टेंट ऐसा करके पूछा गया था। तो उसमें जो है ये नोट्स में नहीं है, इसका शायद मैंने PDF ग्रुप में शेयर किया है, वहाँ से आप अपना इसका नोट्स बना लेना, ठीक है। उसमें क्या होता है, काइनेटिक एक तो सॉल्ट इफेक्ट होता है, एक इसमें काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट में एक प्राइमरी काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये पता होनी चाहिए। फिर उसमें जो डी बाई अकल लिमिटिंग लो है, इसी को आगे एक्सटेंड करते हुए ये इक्वेशन बनती है एक। तो ये मैं मान के चलता हूँ, इसको थोड़ा आप अच्छे से करके जाना, क्योंकि ये कभी भी आने वाले टाइम में ये CSC में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि IFS में तो पूछा गया है, और एक बार और शायद IFS में या जियो केमिस्ट में ही पूछा गया है, CSC में शायद नहीं पूछा गया है। तो ये CSC में पूछा जाने का चांसेस इसके ज़्यादा है। फिर एक और जो कंसेप्ट इसमें आता है कि एक्सटेंडेड डी बाई हक्कल लॉ क्या होता है, या आप पहले जो मैंने डी बाई हक्कल थ्योरी पढ़ाई थी उसी में एक बार बताया था, उसी में एक बार आप इसको ऐड करके, और आई थिंक एटकिंस में या किसी बुक में, इराइन लेवाइन वाली किसी बुक में ये दिया हुआ है कि ये होता क्या है, तो इसका फॉर्मूला लिख के एक बार देख लेना। अब हमारा आता है पार्ट बी। सिलेबस में अगर हम देखेंगे पार्ट बी, तो पार्ट बी अगर इसमें बेसिक्स देखूँ मैं, ऑलरेडी हमने कवर कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। जैसे सेल और बैटरी वाला जो कंसेप्ट होता है, ठीक है, सेल और बैटरी, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसमें ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, सेकंड पार्ट का नाम, ठीक है, ये लिख लेना आप, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। तो इसके बेसिक्स हमने देख ही लिए कि सेल क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल, उनमें डिफरेंस क्या होता है। तो ये वाली चीज़ें हमने पहले ही डिस्कस कर ली है, तो वो वहाँ से आप बेसिक्स में ही कवर हो गया है। इसके बाद आता है हमारा
सेल और बैटरी, इनमें डिफरेंस क्या होता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, वापस पूछा जा सकता है। फिर इसमें एक आता है सॉल्ट ब्रिज का कंसेप्ट। तो सॉल्ट ब्रिज की नीड हमें क्यों पड़ी, ठीक है, वो फंक्शंस क्या क्या करता है। और सॉल्ट ब्रिज के लिए ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ना वो यहाँ से पूछे जाते हैं कि कौन सा हमें इलेक्ट्रोलाइट यूज करना है। बोला है कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि NaCl क्यों नहीं यूज हुआ, KCl क्यों हुआ। तो ये इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्यों नहीं यूज हुआ, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट की चॉइस जो होती है उनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर इसमें एक आता है कंसेप्ट ऑफ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये, ठीक है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो पूछा जाता है फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को, और दूसरा कि इसको एलिमिनेट कैसे करें। फिर मैंने एक ये भी बता ही दिया था EMF वाई इट इज़ कॉल्ड फोर्स, कि इसको फोर्स क्यों बोलते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक इसमें जो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल हमें पता होना चाहिए, ठीक है, ये काफ़ी यूज़फुल है, ये इसमें यूज़ होता रहेगा। फिर थर्मोडाइनमिक्स जो है उसमें से कुछ कंसेप्ट जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज होते हैं। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है, वो इसी पे आते हैं कि डेल्टा H कैलकुलेट करो, डेल्टा G करो, डेल्टा S करो, ठीक है। तो मैंने सिंपल सा एक ही लिखा है इसमें कि थर्मोडाइनमिक्स इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लेकिन ये जो है ना ये काफ़ी मतलब पोर्शन जो है न्यूमेरिकल्स का उसमें ये पूछा जाता है। और एक जो डेल्टा G के कंसेप्ट के फॉर्म में पूछा जाता है, वो पूछते हैं कि मैक्सिमम वर्क डन जो है वो कितना होगा अगर हम सेल को कनेक्ट करें और उससे कोई रिएक्शन करवाएं, तो उसमें मैक्सिमम वर्क डन कितना होगा। तो वो जो है वो यहीं से होता है। एक इसमें थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि केमिकल पोटेंशियल, ठीक है, केमिकल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल, इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो जो केमिकल पोटेंशियल है वो थर्मोडाइनमिक्स का कंसेप्ट है, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट है। तो होता क्या है, कभी कभी दोनों को मिक्स करके पूछते हैं कि इनका क्या जो है फॉर्मूला बताओ, या फिर इनमें क्या क्या इनके एप्लीकेशंस हैं या होते क्या हैं ये, तो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। पोटेंशियल के केस में मुझे लगता है कि काफ़ी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे पोटेंशियल जनरेट कैसे होता है, कितने टाइप का होता है, जैसे हम पढ़ चुके हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल। फिर इसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कंसेप्ट क्या है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये क्या होते हैं। तो ये इसी में टाइप्स जो है दोनों में, उसमें स्टैंडर्ड वाला जो है उसमें भी दो टाइप बन के आते हैं। फिर इसमें एक हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसे SHE बोलते हैं, तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है, क्लियरली डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल, ये दो ज़्यादातर पूछे गए हैं, और यही इसमें ज़्यादा पूछने का जो स्कोप है वो यही है। यहाँ पे क्या है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो ये कितना वोल्टेज जनरेट, कितना वोल्टेज पे काम करता है, या वोल्टेज का इसमें फंक्शन है या नहीं है। फिर रिएक्शंस क्या होती है, तो ये थोड़ा जो है पता होना चाहिए। इसी में पोटेंशियल में एक बायो, अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूं जो हम पेपर 1 में पढ़ते हैं, उसमें हमारा एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। अगर आपने कभी सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ा हो, ठीक है, तो उसमें पता है ना कि एक इनर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसमें जो है आयंस जो है वो फ्लो होते रहते हैं, तो उससे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, उसको मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। थोड़ा इसके बारे में ज़्यादा पढ़ सकते हो आप और भी। तो इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है डिफाइन करो, और मतलब ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिफाइन करो। ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन पूछने की इसमें प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन ये एक नया एक डायमेंशन है जहाँ पे UPSC क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको रिलेट करना ईजी रहेगा। फिर इसी में पोटेंशियल में ही एक आता है थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक डबल लेयर, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि स्ट्रक्चर क्या होता है इलेक्ट्रिक डबल लेयर का, और इसमें आउटर और इनर पोटेंशियल क्या होता है। तो ये आप एटकिंस की बुक से, ठीक है, डायरेक्टली देख लेना, उसमें क्लियरली इस चीज़ के बारे में, दोनों के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। फिर आता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आजकल इस पे ज़्यादा मतलब UPSC का फोकस हो गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इससे पूछे जा रहे हैं, मतलब थोड़े अलग अलग वे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि इसके एप्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं।
अगर मेरे नोट्स में देखोगे आप अच्छे से समझ आएगा कि इससे क्वेश्चन क्यों पूछे जा रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि इसके एप्लीकेशंस ही ज़्यादा है। पहला कि ये बेसिक्स क्या है इस सीरीज को बनाने का, ठीक है, क्या बेस लिया गया है, इसको बेसिस क्या है, फिर है क्या चीज़ ये, इसका सिग्निफिकेंस, ठीक है, ये आईएएस में 2021 में पूछा गया था, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का सिग्निफिकेंस क्या है। इसका दूसरा नाम जो है इरविंग विलियम्स सीरीज भी है, ठीक है, ये आईएएस 2014 में पूछा गया था। इसमें भी क्या पूछा गया था कि कुछ आयंस दे रखे थे, जैसे कॉपर 2+ मान लो, कैडमियम 2+, ठीक है, और जिंक 2+ ऐसे करके। वो तो उनका एक वो पूछा था, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद होता है कि अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि अरेंजमेंट करके बताओ ईएमएफ का जो वैल्यूज़ होता है उनका, और उसमें कौन सी जो रिएक्शन है वो मतलब कैरी आउट होगी या नहीं होगी, और उनका रैशनल क्या है। आजकल ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं अरेंजमेंट वाले, ठीक है। इसमें फिर एक और कंसेप्ट आता है स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल रिएक्शन, ठीक है, कि कुछ रिएक्शन के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए जाएंगे, उसके बेसिस पे पूछेगा कौन सी रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है, कौन सी नहीं है, और उसमें जी की वैल्यूज़ दी जा सकती है। फिर जी की वैल्यूज से उसको डेल्टा ई नोट की वैल्यू निकालो और फिर उससे डिसाइड करो। इसमें और क्वेश्चन एक ऐसा होता है कि क्या ये सेल रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया जाएगा। और इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आईएफएस 2024 में आया हुआ है, जियो केमिस्ट में आईएफएस में देख सकते हो कम से कम 4 से 5 बार एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्टली सोच लेते हैं। इसमें भी एक चीज़ याद रखना, मैंने नीचे नोट लिखा है कि कुछ ई नोट वैल्यूज़ जो स्टैंडर्ड रिएक्शंस होती है उनकी आपको याद करनी पड़ेगी। आप ये नहीं सोच सकते कि मेरे पास जिंक का जो है वो दिया होगा 0.76 कुछ करके प्लस में, ये आपको याद करनी है, ठीक है। कॉपर की कितनी होती है, +0.34 क्या ऐसा कुछ है। तो कुछ चीज़ें जो है आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी यूपीएससी क्या है ना डायरेक्टली पूछ लेता है कि अगर ऐसा रिएक्शन हो रहा है तो क्या वो रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। और स्पेशली जो आयंस एक्वस फॉर्म में जो भी यूपीएससी ने पीवाईक्यूज में दे रखे हैं, जो भी रिएक्शंस पीवाईक्यू में पूछ रखी है उन पे थोड़ा फोकस कर लेना, उनके वाले तो आपको पता होने ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको यूपीएससी ने खुद ने दे दिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और नहीं भी दिया हो तो मेरा मानना है कि आपको खुद को थोड़ा बहुत याद होना चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ठीक है। जीरो लेते हैं तो जीरो से प्लस वाली वैल्यूज़ और माइनस वाली वैल्यूज़ ये पता होनी चाहिए। इसमें फिर इसी में अगर देखोगे तो जो कंसेप्ट ऑफ कलर ऑफ आयंस है एक्वस सॉल्यूशन में वो पता होना चाहिए कि अगर मेरा Zn2+ है तो उसका जो आयंस का जो कलर होता है वो कलरलेस होता है, Cu2+ का ब्लू होता है। Fe में 2 टाइप के होते हैं, दोनों का कलर कैसा होता है, Mn2+, कोबाल्ट 2+, इनके कलर कैसे होते हैं। कभी कभी क्या है ना वो एनालिटिकल क्वेश्चन देगा कि मैंने जब ये रिएक्शन करवाई तो मुझे ऐसा वाला मतलब एक जो चेंजेस मिले। तो आपको अगर इनके कलर ऑफ आयन पता होंगे तभी आप सोच पाओगे कि ये मेरा जो प्रोडक्ट बन रहा है ये मेरा किस एक्वस सॉल्यूशन में जो है किस आयंस का बनेगा। तो ये थोड़ा आपको बहुत इस पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। ये मतलब बहुत कम लोग जो हैं इन पे ध्यान देते हैं कि ठीक है आएगा क्वेश्चन कर लेंगे, उनको पता नहीं होती है ये चीज़ें, ठीक है। फिर रिलेशन ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, उसका स्टेबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स या रिएक्टिविटी, कि कोई जैसे स्टेबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स में मैं बात करूं तो नाइट्रेट्स अलग अलग टाइप ऑक्साइड्स, ठीक है, फ्लोराइड्स, ठीक है। तो इनके साथ इनकी स्टेबिलिटी पे कैसे रिडॉक्स पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है, और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे कि किसी पर्टिकुलर आयन की स्ट्रेंथ पे, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो ये इस पे थोड़ा देख लेना। और इसमें भी कुछ कंसेप्ट आते हैं रिएक्टिविटी का, कि स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो रिएक्टिव कम होगा। तो यहाँ से ये दोनों चीज़ें रिलेट है। आगे हमारे आता है नंट्स इक्वेशन का,
ठीक है, कुछ नहीं करना, इसमें डेरिवेशन पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूले में क्या है, एक जनरल फॉर्मूला होता है, एक 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉर्मूला होता है। तो दोनों का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कब कौन सा यूज कर रहे हो। अगर डायरेक्टली 25 क्वेश्चन में मेंशन है तो डायरेक्टली 25 वाला फॉर्मूला यूज करो, ना कि जनरल वाला, क्योंकि जनरल वाले में फिर वैल्यू रखोगे फिर एक स्टेप बढ़ जाएगा। जनरल वाले के भी दो फॉर्मूले हो सकते हैं, सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए और डबल इलेक्ट्रोड जब दिया हो, या फिर और कोई अगर वेरिएशन हो तो। इसमें सिंगल इलेक्ट्रोड का मैं अगर एग्जांपल देखूं तो ये जियो केमिस्ट में एक शायद एक बार पूछा गया है कि अगर ऐसा इलेक्ट्रोड है, ठीक है, तो इसके लिए नॉइस्ट इक्वेशन लिख के बताओ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे केसेस में कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही होगी, एनोड पे क्या हो रही होगी, और क्या ये सिंगल इलेक्ट्रोड है तो इसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज हुआ है नहीं हुआ है, उसके बेसिस पे क्या रिएक्शंस चेंज होती है नहीं होती। ऐसे ही सिमिलरली Fe3+ का Fe2+ के साथ मतलब पूछा गया है। इसमें फिर नॉइस्ट इक्वेशन जो आती है, इसमें कैलकुलेशन होती है इनोड सेल की और डेल्टा जी की वैल्यू की, और उसी में एक रिलेशन। तो ये तीनों जो है इनका एक ट्राइंगल रिलेशन बनता है, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो जैसे डेल्टा जी इक्वल टू -NF ई नोट, ठीक है, ऐसे करके इनका तीनों का एक रिलेशन बनता है। वो तीनों का रिलेशन आपको क्लियरली पता होना चाहिए, क्योंकि तीनों एक ही साथ भी पूछे जा सकते हैं, अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। ज़्यादातर इससे न्यूमेरिकल ही आते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल में थोड़ा बहुत फंसाने के लिए कभी कभी एक्टिविटी वाला जो है वो डायरेक्टली वैल्यू दे के, या रिएक्शन कोशेंट का जो एक हमारा होता है, ठीक है, वो वाला पूछा जा सकता है। अब आता है हमारा कंसंट्रेशन सेल। तो कंसंट्रेशन सेल ये होता क्या है, डेफिनेशन या कंसेप्ट क्या है, इसके एग्जांपल्स हमें पता होने चाहिए। कितने टाइप का होता है, तो एक इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन शेल होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन शेल होता है। वो फिर फर्दर डिवाइडेड होते हैं। जो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन शेल होता है वो गैस और मेटल में। तो इसके गैस इलेक्ट्रोड और मेटल इलेक्ट्रोड्स जो भी होते हैं उनके एग्जाम्पल्स हमें पता होने चाहिए। फिर कंसंट्रेशन, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कंसंट्रेशन सेल जो है वो गैल्वेनिक सेल से कैसे डिफरेंट है, तो इसके बारे में डायरेक्टली 2-3 लाइंस जो भी होती है वो हमें पता होनी चाहिए। फिर इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल जो होता है, ठीक है, वो विथ और विदाउट ट्रांसपेरेंस जो होता है वो होता है। इसमें फिर क्या होता है कि विथ ट्रांस, कभी कभी क्या होगा, कोई एक सेल रिएक्शन दी जाएगी, उसमें पूछा जाएगा कि ये जो सेल बना है ये विदाउट ट्रांसपेरेंस वाला है या विथ ट्रांसपेरेंस वाला, ठीक है। तो ये जो ट्रांसपेरेंस है इसका कंसेप्ट क्या है और कैसे डिसाइड करते हैं कि ये विथ और विदाउट वाला होगा, इसमें न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। फिर इसी में हमने जैसे पहले भी देखा था लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल के बारे में, तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का सिग्निफिकेंस पूछा जाता है, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूले में फिर अलग अलग 3 केस बनते हैं कि अगर एनाइन का जो ट्रांसपोर्ट नंबर है केटाइन के ट्रांसपोर्ट नंबर से ज़्यादा हो, कम हो या इक्वल हो, तो इसके 3 फॉर्मूले बन के आते हैं। आगे आता है हमारा कंसेप्ट फ्यूल सेल और बैटरी का। तो इससे काफ़ी ज़्यादा अभी थोड़ा इस पर भी फोकस मैं बोलूँगा कि ज़्यादा ही हो रखा है यूपीएससी का, ठीक है। तो यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कभी फ्यूल सेल पूछ लेंगे, कभी बैटरी पूछ लेंगे। क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सेल होता क्या है, फिर सेल अगर डिफाइन कर दिया तो कभी क्वेश्चन पूछेंगे फ्यूल सेल क्या होता है, फ्यूल सेल आ गया तो बोलेंगे बैटरी क्या होती है। इनका कंपैरिजन पता होना चाहिए कि सेल और बैटरी में डिफरेंस क्या है, फ्यूल सेल और सेल में क्या डिफरेंस है नॉर्मल में, और इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था, फ्यूल सेल जो है वो एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है ना कि एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। तो इसके लिए क्वेश्चन पूछा गया था क्यों ऐसा क्यों है, तो ये पता होना चाहिए कि फ्यूल एनर्जी कन्वर्जन का ही होता है, जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये वाले जो कंसेप्ट है कि स्टोर क्यों नहीं करता है, तो उसका जो है वाई वाला जो एंगल है वो पता होना चाहिए। इसमें फिर हम ऑक्सीडेंट यूज करते हैं, ठीक है, और फ्यूल यूज होता है। तो ये कौन कौन से ऑक्सीडेंट यूज कर सकते हैं, कौन कौन सा टाइप का फ्यूल यूज कर सकते हैं, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई थिंक पूछा भी हुआ है, और ऐसा कुछ क्वेश्चन बना के भी पूछ सकते हैं कि ऑक्सीडेंट के नाम बताओ। फिर इसी में एक कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रोकैटालिसिस का, जिसमें इलेक्ट्रोकैटालिसिस का ये कंसेप्ट क्या होता है और इसका यूज कब किया जाता है, ठीक है।
अब आता है इसमें जो आजकल कंफ्यूजिंग, जो मतलब थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कि कितने टाइप के फ्यूल सेल्स हम याद करें या कैसे करें। ठीक है, आपको फ्यूल सेल में करना क्या है, एक तो आपको एनोड और कैथोड, ठीक है, इन पे क्या रिएक्शन हो रही है वो पता होनी चाहिए, जिसको हम बैटरीज में देखेंगे तो वहाँ पे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग बोल देंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर एडवांटेजेस और इनके डिसएडवांटेजेस क्या है और यूजेस क्या है, फिर इनका कंस्ट्रक्शन क्या है, ये 5 पिलर पे अगर आप अपना फ्यूल सेल कोई भी प्रिपेयर करोगे हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं, H2O2 पूछ लिया, प्रोपेन ऑक्सीजन पूछ लिया, बेकन फ्यूल सेल पूछ लिया। बेकन फ्यूल सेल जो है वो एक टाइप होता है एल्केलाइन फ्यूल सेल का। ठीक है, तो ये एल्केलाइन भी हो गया ख़त्म। प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल, ये बहुत पुराना मतलब पूछा गया क्यों PYQ है, ये आ सकता है। ठीक है, तो इस पे थोड़ा फोकस कर लेना। एक तो प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल पे, एक सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल पे, और दो और जो है वो है डायरेक्ट मिथेनॉल फ्यूल सेल और हाइड्रोकार्बन या गैस एयर फ्यूल सेल। इनके बारे में थोड़ा बहुत आप पढ़ लेना। एक बायोफ्यूल सेल भी होता है, तो वो एटकिंस में दे रखा है, उसके बारे में थोड़ा देख लेना। एटकिंस वाला मैं बोलूँगा इस पे थोड़ा प्रेफरेंस ज़्यादा दे देना। बाकी ये हाइड्रोकार्बन और मिथेनॉल वाला जो है इस पे थोड़ा कम, और प्रोटॉन मेम्ब्रेन और सॉलिड ऑक्साइड वाला इस पे भी थोड़ा ठीक है अच्छे से दे सकते हैं। तो इनसे क्वेश्चंस बनने के चांस है। ये तो ऑलरेडी डेफिनेटली ये फेवरेट है यूपीएससी का, H2O2 वाला। बाकी जो है उस पर आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत माइंड में रखना है कि इसमें फंक्शंस क्या क्या है, कैसे काम करता है, कैथोड पे क्या होता है, एनोड पे क्या होता है। क्योंकि ब्लैंक, अगर आप कंपलसरी क्वेश्चन मान लो ये आ गया, ठीक है, वहाँ अगर आप ब्लैंक हो गए, आपका पेन भी नहीं चला, और 5 नंबर में भले ही दे दे या 5 या 10 नंबर में जो भी हो, तो आपके जो डायरेक्ट 10 नंबर का लॉस होता है ना, वो आपकी पूरी पेपर को डिफाइन कर देता है। उसमें आपका एक तो मेंटल स्टेट चेंज हो जाता है आगे जब आप और क्वेश्चंस को करते हैं तो। क्योंकि आपका दिमाग में यही रहता है कि यार मैंने कंपलसरी क्वेश्चन छोड़ दिया, मैंने कंपलसरी क्वेश्चन छोड़ दिया, अब उसकी मेरे को कवर कवर करना है उसको। तो उसमें क्या है ना कि काफ़ी ज़्यादा जो है क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। फिर आता है अपना कंसेप्ट बैटरीज का। बैटरीज में जनरली आज तक ये नहीं पूछा गया है कि प्राइमरी बैटरीज क्या होती है, सेकेंडरी बैटरीज क्या होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको नॉन रिचार्जेबल बोलते हैं, इसको रिचार्जेबल बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन आने वाले टाइम में ये पूछा जाएगा कि कौन सी बैटरी जो है, जैसे एक एग्जाम्पल दे देंगे और पूछेंगे कि किस बैटरी का एग्जाम्पल कौन सा है। जैसे एल्कलाइन बैटरी होती है, रिमोट कंट्रोल्स में यूज होती है। लिथियम बैटरी वॉच में यूज होती है। जिंक कार्बन की कहाँ यूज होती है, ठीक है। ऐसा कुछ एग्जाम्पल दे के पूछ लेंगे। सिल्वर ऑक्साइड का, फिर ड्राई सेल और मर्क्यूरी सेल। तो ये वाले जो ड्राई सेल और मर्क्यूरी सेल है ये एनसीईआरटी से देखना आप। फिर इसमें सेकेंडरी, इसमें थोड़ा सेकेंडरी पे ज़्यादा फोकस होता है, या तो इसमें ये पूछा जाता है ये लिथियम वाला, ठीक है। और मुझे लगता है लिथियम को कनेक्ट करेंगे ये लिथियम आयन बैटरी से, और इनका डिफरेंस पूछा जाएगा, ठीक है। लिथियम का पूछ लेंगे। लेड एसिड, लेड एसिड में थोड़े क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि इसमें जो H2SO4 यूज़ होता है उसकी डेंसिटी पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। बना हुआ भी है, उसकी डेंसिटी पे क्वेश्चन बन सकता है, वहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं लेड एसिड में। और निकल कैडमियम में, अब इसमें क्या है, जैसे मान लो कि मैंने एक और आगे भी लिखा होगा, ये देखो यहाँ पे रीजन ऑफ चॉइस ऑफ मेटल, कि मैंने लेड यूज क्यों किया, लेड में ऐसा क्या मतलब अलग है बाकी से। और क्वेश्चन क्या पूछेगा कि एक ही रो के 3 एलिमेंट दे देगा मान लो ये पीरियड के, ठीक है। या इसमें बोल दो कि किसी ग्रुप के 3 एलिमेंट देगा, और पूछेगा कि इसमें लेड का यूज क्यों हुआ है, बाकियों का क्यों नहीं हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और या फिर पूछ सकते हैं कि जैसे निकल कैडमियम की बैटरी होती है, तो बोला कि इसमें निकल और कैडमियम का ही यूज क्यों किया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज क्यों किया। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक। फिर एक होता है निकल का मेटल हाइड्राइड के साथ, जिसे निमच बोलते हैं, डिजिटल कैमरा में यूज होता है, तो ये पूछ सकते हैं। और आजकल जो करंट में एक टॉपिक चल रहा है, न्यूक्लियर पावर बैटरीज जो होती हैं, ठीक है। अभी चाइना में सुना था एक कि कोई भी एक बैटरी है जो 50 साल तक जो है बिल्कुल उसको चार्ज करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो वो ऐसी नॉन नॉन रिचार्जेबल बैटरीज में आ जाएगी जिनको रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो ऐसे वाले जो न्यूक्लियर पावर्ड जो बैटरीज होती है वो करंट बेस्ड जो है अपना टॉपिक उसमें आ जाएगी। इन सब में आपको देखना क्या है, ठीक है, कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी, एनोड पे क्या होगी, ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगी, चार्जिंग में क्या होगी, डिस्चार्जिंग में क्या होगी। फिर इन सब के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और यूजेस क्या है। यूजेस मैंने कुछ लिख दिए हैं, आप अपनी तरफ से एक एक एग्जाम्पल या दो दो एग्जाम्पल इसमें सब में लिख लेना, नोट्स बना लेना इनके प्रॉपर। फिर इलेक्ट्रोड पे प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऑफ इंटरफेस, रेट ऑफ चार्ज ट्रांसफर और करंट डेंसिटी पे अभी न्यूमेरिकल आया है आईएफएस में 2025 में, ठीक है। ये न्यूमेरिकल जो आया था डायरेक्टली करंट एक्सचेंज डेंसिटी या करंट डेंसिटी वर्ड था, तो वहाँ से एक डायरेक्टली न्यूमेरिकल आया है। तो इसको पढ़ने का सबसे बेस्ट सोर्स है मुझे लगता है एटकिंस, क्योंकि डायरेक्टली उसमें यही टॉपिक ही यही दे रखे हैं, इसी नाम से टॉपिक दे रखे हैं। ये मोस्टली इग्नोर टॉपिक है, क्योंकि यहाँ क्या है ना, ये नोट्स में कोई पढ़ा नहीं रखा है, किसी ने नोट्स बना नहीं रखे इसके, और इसीलिए इसका क्या होता है कि पूछने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नियर फ्यूचर में भी मैं मानता हूँ कि करंट डेंसिटी से क्वेश्चन आने ही आने हैं, और रेट ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। तो इनको बेटर है कि थोड़ा अपना एडवांस में प्रिपेयर करके जाना। फिर हमने काफ़ी से पहले भी देख लिया कि इलेक्ट्रोड्स के अलग अलग टाइप होते हैं, उसमें एक और होता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। इनके एग्जांपल्स पते होने चाहिए, ठीक है, कंसेप्ट क्या है, फिर कौन सा मटेरियल यूज्ड होता है इनमें एनोड और कैथोड को यूज करने में, इनके एग्जांपल्स क्या है, ई नोट वैल्यू इन डिफरेंट इन द फॉर्म ऑफ नाइन्थ इक्वेशन। तो इसके रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड के लिए जो ई नोट की वैल्यू है वो नाइन्थ इक्वेशन क्या होती है उसकी, वो पता होना चाहिए। फिर इसी में आता है कंसेप्ट ऑफ इंडिकेटर इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ये क्या है, कब यूज़ होता है, इसमें कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, कौन सा एलिमेंट यूज़ होता है, मेटल जो है वो जो यूज़ होता है उसके बारे में पता होना चाहिए, वही क्यों यूज़ होता है, ऐसा करके जो भी उसमें कंसेप्ट है। आगे हमारा एक आता है ग्लास इलेक्ट्रोड, ठीक है। ग्लास इलेक्ट्रोड में आता है प्रिंसिपल, उसका कंस्ट्रक्शन पूछ सकते हैं। उसमें एक बार क्वेश्चन पूछा है सोर्स ऑफ एल्कलाइन एरर क्या होता है जब पीएच मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है। फिर इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है और इसके यूजेस क्या है, ठीक है। आगे आता है एप्लीकेशंस ऑफ ईएमएफ मेजरमेंट, ठीक है। तो इसमें पीएच कैसे डिटरमाइन करना है, के एस पी, के इक्विलेंट, के एस, और ये एक्टिविटी कोफिशिएंट जिसको आई थिंक गामा +-1 प्लस माइनस जो है, फिर ट्रांसपोर्ट नंबर क्या है। तो ये जितने भी ईएमएफ मेजरमेंट के जितने भी कंसेप्ट हैं वो हमें पता होना चाहिए। इनके डायरेक्टली फार्मूला याद है तो काम बन जाएगा। इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस जो है डायरेक्टली फार्मूला पे ही पूछे जाते हैं। अभी यूपीएससी ने इसको इस टॉपिक को इग्नोर कर रखा है, तो ये भी मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कोरोजन वाला, ठीक है। कंसेप्ट क्या है कोरोजन का, फिर मैकेनिज्म और प्रिंसिपल क्या है, एक डायग्राम के साथ। बहुत पहले आई थिंक आईएएस में 2013 के या 14 के आसपास एक क्वेश्चन पूछा गया था कोरोजन पे। तो वहाँ मैग्नीशियम ब्लॉक को बोला गया था कि उसका डायग्राम बना के बताओ। वो उस समय के लिए तो मतलब बहुत टफ क्वेश्चन था, आउट ऑफ बॉक्स लग रहा था, लेकिन वो भी एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही पार्ट था। तो यहाँ पे मैकेनिज्म, प्रिंसिपल, डायग्राम बना बना के दिखाना है। टाइप्स ऑफ कोरोजन ये पढ़ लेना किसी न किसी नोट से, क्योंकि ये जनरली नहीं दिया गया है कहीं पे भी, मतलब बुक्स में जनरली इतना डिटेल में नहीं मिलेगा आपको। पिटिंग कोरोजन मिल जाएगा, तो ये डिटेल में तो पढ़ना ही है। बाकी कोरोजन कितने टाइप के होते हैं, थोड़ा और टाइप्स जो होते हैं उन पे भी थोड़ा एक बार नज़र मार लेना आप। फिर इसमें भी कौन कौन से रिएक्शंस इन्वॉल्व होती है, क्योंकि हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है, जब भी कोई मेटल उसके कांटेक्ट में आता है तो उससे रिएक्शन करता है, उससे कोरोजन जो है यूज डेवलप होता है। इसमें एक कंसेप्ट है रस्टिंग का, ठीक है, कैसे होता है रस्टिंग। फिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रमोट करते हैं कोरोजन को, ठीक है, और इसको अवॉइड करने के मेथड्स क्या क्या हैं। यहाँ पे भी मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन भी पोटेंशियल क्वेश्चन है, मेथड टू अवॉइड कोरोजन वाला। यहाँ पे क्या पूछेगा, कोरोजन का डेफिनेशन या प्रिंसिपल पूछेगा। डायरेक्टली प्रिंसिपल पूछने के बाद पूछेगा कौन सी रिएक्शंस इन्वॉल्व है, फैक्टर्स क्या हो सकते हैं,
और मेथड्स क्या हो सकते हैं उसको प्रिवेंट करने के। तो ये 3 या 4 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन बना के 10 to 15 मार्क्स में इजीली पूछा जा सकता है। और ज़्यादातर लोग इसको अवॉइड कर देते हैं, तो उनको मतलब सिंपल है बट अवॉइड कर देते हैं, तो उनको पता ही नहीं होता कि है क्या क्या। आगे सिलेबस में मेंशन है ओवर पोटेंशियल, जिसको ओवर वोल्टेज भी बोल देते हैं कभी कभी, दोनों में से कोई भी नाम यूज करके पूछा जाता है। कंसेप्ट डायरेक्टली पूछते हैं व्हाट इज ओवर पोटेंशियल, ठीक है, तो कंसेप्ट पता होना चाहिए। फिर व्हाट इज इट्स एप्लीकेशन और यूजेस, तो इसका एप्लीकेशन और यूज़ पता होना चाहिए। फिर इसमें कंसेप्ट के बेसिस पे कभी कभी प्रिंसिपल नाम दे देते हैं, तो वो एक ही चीज़ है। फिर हमारा आता है पार्ट सी, जो पार्ट सी बोल दो इसको, ठीक है, मैंने लिखा नहीं। पार्ट सी आता है इलेक्ट्रो एनालिटिकल केमिस्ट्री का। उसमें हमारा जो पहला ही टॉपिक है दिया गया है क्लियरली, पोलरिग्राफी। आईएफएस में दिया गया है, सीएससी में नहीं है, लेकिन पोलरिग्राफी से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पोलरिग्राफी में अभी जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है प्रिंसिपल क्या है पोलरिग्राफी का, और पोलरिग्राफी का जो है डायग्राम पूछा जाता है, लेबल्ड डायग्राम ऑफ पोलरिग्राफिक सेल असेंबली। इसमें फिर ये भी पूछ सकते हैं कि डीएमई क्यों यूज होता है, ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड जो होता है वो क्यों यूज होता है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। और इसमें क्या पूछेंगे, पहले तो प्रिंसिपल पूछते हैं, ठीक है, इसको मार्क कर लेना प्रिंसिपल वाला। उसके बाद पूछते हैं डायग्राम, और उसके बाद डायरेक्टली पूछा जाता है हाफ वेव पोटेंशियल का मीनिंग और सिग्निफिकेंस। इसमें एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हाफ वैल्यूज ऑफ टू इलेक्ट्रोड, हाफ वैल्यूज ऑफ टू इलेक्ट्रोड स्पीसीज आर ज़्यादा क्लोज हैं, हाउ दे कैन बी सेपरेटेड। तो इसका आप आंसर प्रिपेयर कर लेना, नहीं तो मैं जब PYQ सॉल्व करूँगा तो इसमें उसका डाल दूंगा आंसर, नहीं तो आप इसको प्रिपेयर कर लेना। आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसमें जो एक डायग्राम बनता है, ठीक है, जिसमें अलग अलग करंट्स होती है, उन पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उनका सिग्निफिकेंस पूछा जा रहा है। जैसे डिफ्यूजन करंट, रेसिडुअल करंट, फेराडे करंट और लिमिटिंग करंट, इन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि ये क्या होती है और इनका सिग्निफिकेंस क्या है। या फिर किसी दो करंट के बारे में पूछ के उनका रिलेशन पूछ लेंगे। कभी कभी आई थिंक ये भी क्वेश्चन एक बन सकता है कि फेराडे और नॉन फेराडे करंट क्या होती है, एग्जाम्पल्स दे के बताओ। इसमें अभी जो क्वेश्चन जो है, जैसे ये गैस पोलराइजेशन, टाइम पोलराइजेशन, कंसंट्रेशन पोलराइजेशन, टाइप्स पे क्वेश्चन नहीं बनाया है आई थिंक, तो टाइप्स वाला भी मतलब देख लेना, बट इस पे क्वेश्चन कभी बना नहीं है। पोलरोग्राम क्या होता है, ठीक है, पोलरोग्राम जो ग्राफ होता है या फिर जो हमारे पास बन के आता है पोलरोग्राम, उसका नीट डायग्राम बनाना आना चाहिए। और एक और चीज़ है कि ये जो टाइप्स हैं, गैस, टाइम और कंसंट्रेशन पोलराइजेशन, इसके अलावा भी टाइप्स होते हैं पोलरोग्राफी के, जिसमें नॉर्मल पल्स, स्क्वायर वेव, डिफरेंशियल पल्स और स्टेयर केस। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। फिर आता है इसमें फिक्स लॉ का, मोस्टली इग्नोर्ड टॉपिक है आजकल, लेकिन न्यूमेरिकल्स इससे आ रहे हैं आने वाले टाइम में भी, क्योंकि इलेक्ट्रोएनालिटिकल जो टॉपिक है वो इतने टाइम से इग्नोर्ड था, अब इस पे भर भर के क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ से फिक्स लॉ पे क्वेश्चन आया था आई थिंक IAS 2025 में, मुझे याद है, ठीक है, डेफिनेटली एक क्वेश्चन आया था फिक्स लॉ पे। फिर इसमें एंड डिफ्यूजन लिमिटिंग करंट, ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला, न्यूमेरिकल और मीनिंग ऑफ ईच टर्म्स इन्वॉल्व होता है। क्या है इसका जो फॉर्मूला होता है, उसमें जो टर्म्स इन्वॉल्व हैं उसका अगर सही से नॉलेज नहीं है तो आपका आंसर गलत होगा ही होगा। इसलिए इसमें न्यूमेरिकल जो है पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि न्यूमेरिकल गलत होने के चांस ज़्यादा है। आगे इसमें आता है कि जो डिफ्यूजन लिमिटिंग करंट है या डिफ्यूजन करंट है, इसमें कभी इसको लिमिटिंग करंट बोल देते हैं, कभी डिफ्यूजन लिमिटिंग बोल देते हैं, कभी डिफ्यूजन करंट बोल देते हैं। तो इनमें कहीं डिफरेंस है नहीं है वो देख लेना। और एल्कोविक इक्वेशन जो है उससे हम यूज करते हैं कैलकुलेट करने के लिए। फॉर्मूला क्या है उसका, एल्कोविक इक्वेशन का, क्या क्या टर्म्स इन्वॉल्व है और उनके यूनिट्स क्या क्या है, इस चीज़ पे हमेशा फोकस करना, यूनिट्स पे, कि कौन सी यूनिट हम यूज कर रहे हैं। फिर एल्कोविक इक्वेशन का सिग्निफिकेंस क्या है। फिर आता है इसमें एप्लीकेशंस पोलरोग्राफी के, जिसमें डिफ्यूजन मेजरमेंट किया जाता है, लेकिन कैसे करते हैं वो उस पर क्वेश्चन आए हैं। फिर एक है रेफरेंस इलेक्ट्रोड,
और या वर्किंग इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड या फिर वर्किंग इलेक्ट्रोड जो होते हैं, क्या होते हैं, क्या ये दोनों अलग है, क्या सेम है, और कौन सा मेटल जो है वो चॉइस किया जाता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड के लिए, चॉइस कैसे डिसाइड होती है। आगे हमारा आता है वोल्टामेट्री। ठीक है, वोल्टामेट्री पे भी जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसमें पहला क्वेश्चन जो एक पूछा गया है प्रिंसिपल पे पूछा गया है, और दूसरा पूछा गया है साइक्लिक पे। ठीक है, कि साइक्लिक वोल्टामेट्री का प्रिंसिपल क्या है। एक डायरेक्ट वोल्टामेट्री का प्रिंसिपल और एक साइक्लिक वोल्टामेट्री का प्रिंसिपल। इसमें भी टाइप्स को जो है ना, एक हाइड्रोडायनेमिक और स्ट्रिपिंग टाइप्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। एक लीनियर स्वाइप, स्क्वायर वेव, साइक्लिक और डिफरेंशियल पल्स भी सेग्रीगेट करके ऐसे भी बना सकते हैं हम। जैसे वहाँ पे हमें पता था, यहाँ हमने ऊपर देखा कि पोलरोग्राफी से जो डायग्राम बन के आता है उसको पोलरोग्राम कहते हैं। सिमिलरली वोल्टामेट्री से जो बन के आएगा उसका वोल्टामोग्राम कहेंगे इसको। ठीक है, इसमें एक कंसेप्ट आता है पीक करंट का। तो पीक करंट कैसे डिसाइड होती है, क्या होती है, ये पता होना चाहिए। फिर इसमें होता है पोलराइजेबल वर्सेस नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड्स, इसका पता होना चाहिए। इसमें फिर क्या है, एग्जाम्पल्स भी पता होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल्स। और लिमिटिंग करंट डेंसिटी, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूमेरिकल। लिमिटिंग करंट डेंसिटी जो मैंने अभी बताया था, ठीक है, यहाँ पे भी है अपना लिमिटिंग डिफ्यूजन लिमिटिंग करंट, ये अलग कंसेप्ट है, और लिमिटिंग करंट डेंसिटी ये अलग कंसेप्ट है। इसका रिलेशन फिर पूछा जाता है आयोनिक कंडक्टिविटी के साथ, जिसमें एक इक्वेशन बनती है नर्स्ट आइंस्टाइन इक्वेशन। ये सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है, इसके बारे में ज़रूर एक बार पढ़ लेना, क्योंकि ये न्यूमेरिकल का यहाँ से स्कोप बनता है। इसके बाद आता है अपना एम्पेरोमेट्री। ठीक है, प्रिंसिपल पूछे गए हैं, इसमें पूछा गया है डायरेक्टली, लेकिन कर्व्स नहीं पूछे गए हैं। अलग अलग इसमें केसेस बनते हैं, एम्फेरोमेट्रिक टाइट्रेशन किया जाता है, तो उसमें अलग अलग कर्व्स बनते हैं, अलग अलग केस बनते हैं। तीन, आई थिंक 3 या 4 केस हैं। तो उसमें हमारा एक इक्विवेलेंट पॉइंट कैलकुलेट करने का एक कंसेप्ट है। तो ये होता है क्या इक्विवेलेंस पॉइंट, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं। एम्फेरोमेट्रिक टाइट्रेशन ये जनरली मतलब अवॉइड किया जा रहा है, इस पे क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि ये टाइट्रेशन का पार्ट है, और टाइट्रेशन को आई थिंक जियो केमिस्ट में पूछा जाता है, लेकिन यूपीएससी में इसमें नहीं पूछा जा रहा है इस पॉइंट को। फिर भी एक बार मतलब नोट्स में दिया गया है मेरे, आप इसको ज़रूर देख लेना, थोड़ा ऊपर ऊपर का आइडिया ले लेना कि होता क्या है, क्या क्या इसमें केसेस बनते हैं। फिर इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है, ये मतलब जनरली नोट्स में नहीं मिलेगा। केमिकल सेंसर्स में यूज किया जाता है, और क्लार्क एम्पेरोमीटर सेंसर ये इसका एक एग्जांपल है, और ग्लूकोज सेंसर भी एक एग्जांपल है। तो ये एप्लीकेशन में 2 बस याद रख लेना। ठीक है, नोट्स में नहीं है, मैंने बस ऐसे लिख के दे दिया है। थोड़ा और पढ़ना चाहो तो इसके बारे में देख सकते हो। फिर आता है लास्ट टॉपिक, आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। क्या पूछा गया है कि इसका प्रिंसिपल क्या है, एग्जाम्पल क्या है, यूजेस क्या है। आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड को एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं। वाई इट कैन बी यूज्ड, हाउ इट इज यूज्ड। ठीक है, और हाउ ग्लास इलेक्ट्रोड इज यूज्ड इन पीएच मेजरमेंट। ठीक है, एक होता है गैस इलेक्ट्रोड, ठीक है, एक होता है ग्लास इलेक्ट्रोड। ठीक है, इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए, अदरवाइज एग्जाम में जल्दी जल्दी में पढ़ने के चक्कर में ग्लास को गैस पढ़ के आ जाओगे, आंसर गलत हो सकता है पूरा। तो ऐसी गलती भी नहीं करनी है, जब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, राइट कंसाइसली राइट द इलेक्ट्रोकाइनेटिक फिनोमिनास। तो अब इलेक्ट्रोकाइनेटिक फिनोमिनास जो मुझे मिले हैं वो ये वाले हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, इलेक्ट्रोकैपिलरिटी, सेडिमेंटेशन पोटेंशियल, स्ट्रीमिंग पोटेंशियल और एंड करंट करके ऐसा, और एक इलेक्ट्रोअकॉस्टिक। तो आप बस नाम याद कर लो, इन पे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मुझे लगता है एक तो इलेक्ट्रोफोरेसिस पे पूछा जा सकता है, और एक इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में। बाकी इसमें क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन थोड़ा पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकाइनेटिक फिनोमिना होते क्या क्या है। अब फाइनल में आता है हमारा कि ये सब सिलेबस के जो पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, ये मेरे नोट्स में मिल ही जाएगा आपको। ठीक है, और भी किसी कोचिंग के नोट्स में देखोगे वहाँ पे भी आइडिया मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ
एटकिंस आपको पढ़ना ही पढ़ना है। किसी को लगता है कि एटकिंस में थ्योरी थोड़ी समझ नहीं आती है, तो आप उसके थ्योरी के नोट्स बनाने की कोशिश करो। एक दो बार पढ़ो, दो तीन बार पढ़ो। थोड़ी थ्योरी इतनी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम पढ़ता है उसके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो मैं आपको एक और सजेस्ट करूँगा कि आप एटकिंस के साथ ना यूट्यूब से आप उस पर्टिकुलर थ्योरी पे कोई लेक्चर्स देख लो, एक या दो स्टैंडर्ड जहाँ पे ज़्यादा व्यूज़ हों उनके लेक्चर्स देख लो। सो दैट को आप उनको थ्योरी जो है ना उसकी वो थोड़ी समझ आ जाए एटकिंस की। और एटकिंस के चैप्टर एंड के न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली करने हैं, कोई भी छोड़ना नहीं है। तो एटकिंस तो आपको डेफिनेटली करनी है। इसके बाद एनसीईआरटी से बेसिक्स देख लो, जो ऑलरेडी मेरे नोट्स में है, लेकिन कुछ और चीज़ें जो थोड़ा मैंने बताया था यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, अगर वो एनसीईआरटी से मिल जाता है तो वहाँ एनसीईआरटी से थोड़ा अपना आइडिया ले लो। सो दैट कि आपका जो चैप्टर है उसमें क्या है ना कि कमी ना रहे, कि आपने पढ़ा फिर भी आपका आंसर मतलब नहीं आ रहा, आपको कंसेप्ट नहीं समझ आया। इसके बाद आता है एक गुरदीप राज की बुक, ठीक है, उसके न्यूमेरिकल करने हैं, जो न्यूमेरिकल केमिस्ट्री की बुक आती है, ये भी नहीं छोड़ने हैं, ये भी सब के सब करने हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो जो सोर्स हैं इनको आपको कभी भी नहीं छोड़ना है, एटकिंस और गुरदीप राज को। इसके बाद जो बचता है उसमें आता है अपने पीवाईक्यूज, जो सीएससी आईएफओएस या जियो केमिस्ट में आ रहे हैं एज पर सिलेबस। इसको आप थोड़ा ध्यान देना, जियो केमिस्ट के जो सिलेबस में जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा अवॉइड करके चलना। जैसे टाइट्रेशन वाले टॉपिक्स हैं, ठीक है, तो उनको थोड़ा अवॉइड करके चलना, क्योंकि वो टाइट्रेशन वाले क्वेश्चंस जियो केमिस्ट में पूछे जाते हैं, लेकिन यूपीएससी में इतने मतलब नहीं पूछे, कभी नहीं पूछता। बहुत पुराना जब सिलेबस में जब मेंशन होगा एक्सप्लिसिटली तब कभी पूछे थे यूपीएससी ने। आजकल जो पूरा फोकस है वो जो है, जो सिलेबस में जो मेंशन है उसी के बेसिस पे मैंने इतना सारा डिटेल्ड एनालिसिस दे दिया है, उससे बाहर यूपीएससी जनरली नहीं जाएगा, जनरली नहीं जाएगा। अगर फिर भी अगर नया कोई कंसेप्ट या थ्योरी निकाल के ले आते हैं तो बाद में देखेंगे उसको, बट इतना अगर मैंने जो बताया उतने अगर आप एक एक पॉइंट को करते जाओगे ना, तो इस चैप्टर से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इस मतलब एनालिसिस से बाहर एक भी क्वेश्चन आने का चांसेस नहीं है। फिर जो अपना आईआईटी जेई होता है, सीएसआईआर नेट गेट और आईआईटी जैम, इनमें ऐसे क्वेश्चंस ढूंढना जो न्यूमेरिकल्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स की कैटेगरी में आते हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पे एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा गया है, कि जैसे मान लो सॉल्ट ब्रिज है, तो सॉल्ट ब्रिज के क्या क्या फंक्शन है, उस पर चार ऑप्शन दिए गए, उनमें से एक ऑप्शन सही था, ठीक है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन जो थोड़े एनालिटिकल या ट्रिकी हों, जिनमें रीज़न पूछा गया हो, तो ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको देखने हैं और उनकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि थोड़ा एडवांस में थोड़ा और कंसेप्ट्स पता लग जाएंगे, या फिर और जो आपको है थ्योरी में थोड़ा हेल्प मिल जाएगी कि उसको न्यूमेरिकल से सब्सटेंशिएट कैसे करना है। तो आई होप कि मैंने काफ़ी अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद मैंने पूरे पी वाई क्यूज़ जो हैं उनको सेग्रीगेट करके पूरा नीचे इसमें पीडीएफ में डाल रखा है, वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अगली बार हम देखते हैं कोई एक और टॉपिक उठाएंगे, आइदर पेपर 2 का हम जो स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म वाला है, छोटा सा टॉपिक है, तो वो बहुत ही लिमिटेड मतलब टाइम में हो जाएगा, उसमें ज़्यादा कुछ एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम उसमें फिर हम पकड़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म वाला जो टॉपिक है। पेपर 2 में तो ये वाला पकड़ेंगे, ठीक है। पेपर 1 में आई वुड से, पेपर 1 में हम चलते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं, क्योंकि लेंदी टॉपिक है, ठीक है, थोड़ा नॉलेज पता होना चाहिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में किस टाइप का मतलब पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो सिलेबस का कैसे पैटर्न चेंज हो रहा है। तो पेपर 1 में हम इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री करेंगे। फिजिकल में आई वुड से कि कोई एक छोटा टॉपिक ले लेते हैं, जैसे लिक्विड स्टेट ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि एक बड़ा और एक छोटा टॉपिक चलना चाहिए। दोनों अगर लेंदी बनेंगे तो मुझे भी बहुत टाइम लगता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इतना मतलब 26 पेजेस का ये मुझे लिखना पड़ा है, एक मतलब इतना पूरा डिटेल्ड बना के, तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। आई होप कि आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे होंगे, जो मैंने एनालिसिस किया है वो आपको हेल्प करेगा डेफिनेटली रियल एग्ज़ाम में भी। और अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा, और जो यूट्यूब का चैनल है क्लिक यूपीएससी बाय लवप्रीत ऑफिशियल, उसको सब्सक्राइब करके रखना, सो दैट कि आपको नियर फ्यूचर में भी
जो है अपडेट्स मिलते रहें। आने वाले टाइम में हम थोड़ा और जो है आंसर राइटिंग पे भी मैं और वीडियोस बनाऊंगा। मैंने देखा है आंसर राइटिंग के वीडियोस पे ज़्यादा कोई फोकस कर नहीं रहा है, क्योंकि अभी सब लोग प्रीलिम्स पे फोकस्ड है। तो प्रीलिम्स के बाद जब मेंस होगा तो और थोड़े ज़्यादा आंसर राइटिंग पे वीडियोस हम बनाएंगे। सो इसी उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट हम वापस मिलेंगे कुछ दिनों के बाद। थैंक यू वेरी मच।